शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक़ जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। आज जो हमारे पास टॉपिक है, टॉपिक तो बड़ा अहम है और ये कंटिन्यूटी है हमारी ऑटोइम्यून डिजीज़ की। और ऑटोइम्यून डिजीज़ के अंदर ही आता है जो हमारी डायबिटीज़ टाइप 1 है। तो मैंने कोशिश ये की है कि हम टाइप 1 को भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ जो रिलेटेड डायबिटीज़ है, मसलन टाइप 2 है और जेस्टेशनल डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ इंस्पाइडस है। तो थोड़ा सा हम इसका कंपैरिजन भी करेंगे और इसकी डिटेल्ड डिस्कशन भी करेंगे कि क्या क्या इनमें फ़र्क है, कॉजेटिव फैक्टर क्या डिफरेंट हैं, और वो बड़ी डिटेल है। और मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर इंशाल्लाह बड़ा इंफॉर्मेटिव होगा। और दुनिया में इस वक्त जो बहुत बड़ी तादाद है, तेज़ी से जो बीमारी बढ़ रही है और वो है डायबिटीज़, जिसको आप शुगर कहते हैं। तो इसकी तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हम उस पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डायबिटीज़ है क्या और इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं, इसका मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म क्या है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये कैसे अंदर जो है शुगर यूज़ होती है, कैसे बनती है, कैसे इसका इस्तेमाल होता है, कैसे। तो पहले तो हम इसको ये समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इसके तदारक की भी बात करेंगे। इसका इलाज क्या हो सकता है, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो कोशिश मेरी है कि ये एक लेक्चर में ये ख़त्म करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एक लेक्चर में ख़त्म होगा। तो हम इसके 2 लेक्चर बनाएंगे क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशन है उसकी बड़ी ज़्यादा है और शुगर तो लोग मेंटेन कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन दुनिया के किसी और सिस्टम में ठीक नहीं हो रही। तो ये होम्योपैथी सबसे बेहतर इसको डील करती है और इससे सबसे बेहतर इसकी कॉम्प्लिकेशन को ठीक करती है। उन कॉम्प्लिकेशंस का भी हम जिक्र करेंगे और उसके इलाज का भी जिक्र करेंगे। और टॉपिक पे जाने से पहले मैं डिस्कस करूँगा आज का फ्रोज़न जो हमारे पास है, जो हमारी एक रूटीन है नए सुनने वालों के लिए कि हम हमारे लेक्चर के 2 बड़े हिस्से होते हैं। एक हिस्से में हम बीमारी को समझते हैं, जो लॉ ऑफ सिमिलर यही है कि आप बीमारी क्या है और फिर उसका इलाज क्या है। तो एक हिस्से में तो हम बीमारी को समझते हैं और दूसरे हिस्से में थेराप्यूटिक्स एड्रेस करते हैं, उसकी दवा क्या हो सकती है, उसकी रेमेडी क्या हो सकती है। और इसी का एक हिस्सा जो है असूल इलाज है कि ऑर्गेनन की जो क्लॉज जो बुक है अनिमन की ऑर्गेनन, उसकी जो क्लॉजेज हैं उनको हम डिस्कस करते हैं एक एक क्लॉज करके, ताकि आप इलाज के असूल को भी समझ सकें। तो आज मेरे पास जो फ्रोज़म है वो 191 है। ये बात बला शक व शुबा तजर्बात के बुनियाद पर साबित हो चुकी है कि इस तरह की बीमारियों में ताकतवर दवा देने के बाद मरीज़ की सेहत में आम तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, ख़ासकर मुतासरा बैरूनी अज़ा, जिसे आम तभी मक्ता फ़िक्र के लोग अलग तस्वर करते हैं। ये वही अफरोज़म जो हमने पीछे 4-5 अफरोज़म पढ़े हैं, उसी की कंटिन्यूटी है। पिछले अफरोज़म में वो ये कहता था कि आप स्किन पे कोई नमूद होती है, स्किन पे कोई चीज़ आपको नज़र आती है, मास वाई इंजरी के या मास वाई कट्स के या बर्न के, आप उसको लोकल डिजीज़ मत समझें, उसको कोई इंटरनल किसी बीमारी की वजह से उसकी अपीयरेंस होती है। तो ये बात बार बार आपको समझाने की कोशिश है। अनिमन का ये बड़ा ज़बरदस्त तरीक़ाकार है कि वो एक बात को आपको डिफरेंट एंगल से समझाने की कोशिश करता है तो आके आप कहीं कंफ्यूज ना हो। तो ये 4-5 अफरोज़ मुसलसल ये कोशिश है उसकी कि हम आपको समझाएं कि ज़ाहिरी जो जिस्मानी साख्त है इंसान की, जो स्किन के ऊपर कोई चीज़ें सामने आती हैं, उसको आप ये ना समझें कि ये कोई लोकल या मकामी डिजीज़ है और उसको कोई मरमों पट्टियों से या लोकल एप्लीकेशन से उसको ठीक करने की कोशिश ना करें, बल्कि उसके लिए कोई इंटरनल वजह तलाश करके उसका इलाज करें। तो ये उसी की कंटिन्यूटी है कि वो कहता है
कि हाई पावर जो है, हाई पोटेंसी की दवा देने से बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। हत्ता कि बहुत सी नाम नमाज मकामी अमराज में दी जाने वाली दवा जिसमें जो तब्दीली पैदा होती है वो बहुत सेहत बख्श होती, जिससे पूरे जिस्म में सेहत बहाल हो जाती है और बैरूनी मर्ज खुद ब खुद बगैर किसी बैरूनी दवा की मदद के ठीक हो जाता है। बस ये कि जो अंदरूनी तौर पर दी गई हो वो होम्योपैथिक फहम के मुताबिक हो। इसमें वो ये कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी तब्दीली वाक़या होगी, बड़ी दुरुस्त सिमत में तब्दीली वाक़या होगी, लेकिन वो कहता है कि जो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन है वो होम्योपैथिक फहम के मुताबिक हो। जैसे हमने आपको बताया हुआ है ना कि वो कहता है कि ऑर्गेनन की जो क्लास 3 है उसमें वो कहता है कि एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को अलामात के पीछे मर्ज को तलाश करना है और मर्ज के पीछे वजह को तलाश करना है और फिर दवा के अंदर छुपी हुई शफायत को जांचना है और फिर शफा के दरमियान आयर रुकावटों को दूर करने की सलाहियत रखता हो तो वो ये उसको कहता है कि ये उसका फहम है कि आप ये समझें कि जो ज़ाहरी सिम्टम्स आई हैं, अलामात आई हैं, इसके पीछे क्या सबब है और उसके पीछे क्या सबब है, उस क्या मर्ज है और कौन सी ऐसी दवा है जो उसको दूर करने की सलाहियत रखती है। इस बात को उसने कहा है कि वो होम्योपैथिक फहम हो, वो दूसरे तरीका इलाज की बात नहीं कर रहा कि आप ऊपर मरहम लगा दें, पट्टी लगा दें, उसको काट छांट कर दें। तो इसलिए जैसे वार्ड्स हैं, अब वार्ड्स हैं या कॉर्न है, ये देखें ना वार्ड्स होते हैं, कॉर्न जिनको हम चंडियाँ कहते हैं, तो ये इंटरनल ख़राबी की वजह से आती हैं। स्कैबीज़ है, इंटरनल है, सोराइसिस है, ये सारी इंटरनल है। आपकी चिकन पॉक्स है, सारी जो स्किन की अपीयरेंस आ रही है ना, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, ये सारी जो है अपीयरेंस ही आपको सिम्टम नज़र आ रही होती हैं। ये बेसिकली इसके पीछे कोई ना कोई डिजीज़ होती है, कोई ना कोई वजह होती है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो वो इस बात को कहता है कि जो लोग जैसे आम तभी मक्ता फ़िक्र के लोग तसव्वुर करते हैं, वे उनके बारे में उसने कहा कि आम जो तभी लोग हैं वो ये तसव्वुर करते हैं कि ये शायद कोई मकामी है, इसको मैं कोई मरहम पट्टी लगा दूंगा, कोई इसको कांट छांट कर दूंगा तो ये ठीक हो जाएगी। तो ये तसव्वुर जो है वो गलत है। असल तरीका ये है कि इंटरनली आप उसको देखें कि इसके अंदर कोई क्या ख़राबी है, क्यों है, तो ये लोग जब वो ठीक करेंगे तो ये खुद ब खुद गायब हो जाएगी। ठीक है जी, आप समझे। अच्छा, डायबिटीज़ जो है जी वो, अच्छा 3 तो बड़ी हैं, 2 बड़े वैसे हिस्से हैं। जैसे डायबिटीज़ टाइप 1 है, इसको कहते हैं हम, ये टाइप 1 जो है ना ये ये ऑटोम्यून है। और जो टाइप 2 है ये एक आम शुगर जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़ वो है। इसमें एक जेस्टेशनल भी आती है जो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान आती है और जो भी प्रेगनेंसी डिलीवरी हो जाती है तो वो ख़त्म हो जाती है। एक इसमें आती है डायबिटीज़ इंस्पाइडस। ये बेसिकली डायबिटीज़ नहीं है, ये शुगर नहीं है, इसको शुगर का नाम दिया गया है, लेकिन ये कुछ सिम्टम रखती है डायबिटीज़ के साथ। तो वो एक कन्फ्यूजन है, इसका भी मैं बताऊंगा कि ये किस वजह से होती है। जो इंस्पाइडस है ये इसकी क्या रीज़न है, ये भी एक हार्मोन है जिसकी बनने ना बनने के अमल को। तो हम पहले इनको टाइप 1 को समझते हैं, फिर टाइप 2 को समझेंगे और फिर जेस्टेशनल को समझेंगे और उसके बाद हम जाएंगे इंस्पाइडस पे कि इंस्पाइडस क्या है। अब टाइप 1 जो है उस पर हम जाने से पहले हम पहले देखें कि ये मैकेनिज्म होता क्या है। ये जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म सिस्टम है ये कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, हम पहले इसको समझते हैं। ये थोड़ा बड़ा हो सकता है। नहीं, चले मैं उसी पे ले जाए। ये देखें यहाँ, ये आपका खुराक जब अंदर जाती है, ये उसने आंख दिखाई है कि यहाँ से खुराक अंदर, ये ऊपर देखें, थोड़ा सा लेफ्ट करें, इसको राइट करें, आप उसी पे चले जाएं। ये आंतों से खुराक अंदर आई है जब आप खाना खाते हैं
वो जाके आंत के अंदर एब्जॉर्ब होता है और वहाँ से ग्लूकोज जो है वो आंतें एब्जॉर्ब करके क्या करती हैं, ब्लड के अंदर शामिल करती हैं। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आंतों के अंदर देखें, वो देखें खुराक का एक उसने बनाया है, कोई फ्रूट्स पड़ा है, कोई खाने की चीज़ें पड़ी हैं, आंत के अंदर आई और आंतों के अंदर जब वो एब्जॉर्ब हुई तो ग्लूकोज लेवल जो है, ये जो ब्लू ब्लू डॉट्स आपको पिंक कलर के लगते हैं, ये जो है ना ये ग्लूकोज है, बेतहाशा आपको नज़र आ रहे हैं। जो ही खुराक आंत में एब्जॉर्ब हुई और ब्लड के अंदर ग्लूकोज पहुंचा तो बहुत बड़ी तादाद जो है इसकी आ गई। अब ये तादाद जो है ये ब्लड के अंदर शामिल होगी तो ये पेंक्रिया को जो टच करेगा, ये ब्लड पेंक्रिया के अंदर जब पहुंचेगा तो वहाँ एक बड़ा सेंसरी सिस्टम लगा हुआ है, फौरन जो है इंसुलिन रिलीज हो जाएगी। जो ही ये पेंक्रिया को टच करेगा ब्लड, तो देखा कि इतना ग्लूकोज आ रहा है, ये देखें ना कितने बेशुमार डॉट्स आपको नजर आए। जो ही उसके अंदर है तो इंसुलिन रिलीज हो जाएगी। इंसुलिन रिलीज होगी तो वो इंसुलिन जो है इसको यूटिलाइज करेगी जाके सेल के अंदर। वो एक आपको मैकेनिज्म आगे भी हम जाके बताएंगे कि वो फिर क्या होता है कि सेल के अंदर कैसे यूटिलाइजेशन होती। अब जो खराबियां होंगी ना वो बहुत सारी जगह पे होंगी। क्या इंसुलिन बन रही है, अगर बन रही है तो क्या वो यूटिलाइज भी हो रही है, ये नहीं हो रही। ये तो एक नॉर्मल फंक्शन है कि जो ही आपने खुराक खाई, खुराक ने अब मैदे में से निकल के आंतों में पहुंची, वो एब्जॉर्ब हुई, वहाँ ग्लूकोज जो है वो निकल के ब्लड के अंदर आया, शुगर आई, और वो ही ब्लड का जो फ्लो है जब वो टच करेगा उसको पेंक्रिया को, और पेंक्रिया के अंदर सेंसरी सिस्टम लगा हुआ है, फौरन उसने इंसुलिन को रिलीज करना है और इसको यूटिलाइज करना है। अब देखें ना ये इसको, ये देखें इधर, ये हाई ग्लूकोज लेवल हो गया। देखें ना कितने डॉट्स आपको नजर आ गए। और ये देखें येलो कलर की इंसुलिन आनी शुरू हो गई है पेंक्रियास से निकल के। ये जो पिंक कलर के हैं या ये ब्लूइश आपको नजर आ रहे हैं ये ग्लूकोज है, और ये येलो कलर के जो डॉट्स हैं ये इंसुलिन आनी शुरू हो गई है। आगे चलें, यूं करें इसको जरा, और इंसुलिन कॉज लिवर, स्केलेटन, मसल्स एंड अदर टिश्यूज टू टेक अप मोर ग्लूकोज। अब हमारी बॉडी को होता है कि वो ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। ग्लूकोज को इसलिए ज़रूरत होती है कि शुगर का काम ये है कि ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब सेल के अंदर इंसुलिन और शुगर मिल के बर्न होते हैं तो सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे आप घर में चूल्हा जलाते हैं, आग जलाते हैं तो एक एनर्जी, तो ये एक एनर्जी का रोल प्ले करती है। और ये इसका इस्तेमाल, अगर इंसुलिन नहीं आएगी तो इसका इस्तेमाल नहीं होगा, ग्लूकोज ब्लड में रहेगी और सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी, सेल अपना सही काम नहीं कर सकेगा। आगे करें थोड़ा सा इधर। हीमोस्टेसिस एक प्रोसेस है जिसमें ये सारा जब रेगुलेट करता है इंसुलिन ग्लूकोज को सेल के, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हीमोस्टेसिस रिस्टोरेड। ठीक हो गया। अब देखें जब ये इंसुलिन आई तो आगे वाला जो हिस्सा है, ये जो ब्लड का आगे वाला हिस्सा देखें, इसमें देखें उस ग्लूकोज की तादाद कम हो गई है। पीछे आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था, अब फ़ौरन जब इस पर उसने यूटिलाइजेशन की, इसका इस्तेमाल शुरू किया तो ये क्या हुआ, ये मिकदार कम होगी। ठीक हो गया जी। इतना आपने समझ लिया कि जो ही हमने खुराक खाई और खुराक जो ही आंतों में के अंदर जब अब्जॉर्ब होती है, जो ही वो अब्जॉर्ब हुई तो इसने इंसुलिन को वहाँ से रिलीज़ किया पेंक्रिया ने, और जब इंसुलिन रिलीज़ हुई तो उसने ग्लूकोज को आके सेल के अंदर यूटिलाइज किया। अब अगली स्लाइड ज़रा दिखाएं। अब ये देखें पेंक्रिया का थोड़ा सा हम एनाटॉमी इसलिए आपको पढ़ा लें कि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि गो के बाद लोग ये समझते हैं कि शायद ये इस लेवल का ज़रूरत नहीं होती कि डॉक्टरों को आप समझाएं, लेकिन हमारे लेक्चर जो है ना वो आम लोग भी सुनते हैं, वो आम लोग भी सुनते हैं और उसका फ़ायदा उनको भी पहुंचता है। तो उनको भी पता होना चाहिए कि
पेंक्रिया कहाँ होता है, कहाँ लगा होता है। ये देखें आपका लिवर है, लिवर के अंदर से देखें जो बाइल डक्ट आ रही है और उसके साथ जो आपका ना पित्ता लगा हुआ है, ये गोल सा जो होता है, और उसके साथ ही एक जो पेंक्रिया, ये देखें ये बिल्कुल लंबूतरी सी शेप का पेंक्रियाज है और ये बिल्कुल लिवर के नीचे लगा होता है और ये स्टोमक के साथ ऊपर अटैच होता है। और इसके अंदर से एक जो है पेंक्रियाटिक डक्ट आ रही होती है और इधर से जनाब आपका जो पित्ते से एक डक्ट निकल के आती है और जिसको कॉमन बाइल डक्ट भी कहते हैं। फिर आगे जाके ये गट्ठी हो जाती है। तो हमारा शुगर का जो फंक्शन है वो बेसिकली इस ऑर्गन के अंदर होता है जिसको हम पेंक्रियाज कहते हैं। और इसकी जो लोकेशन है उसने ये दिखाई है कि इसकी ये लोकेशन है लिवर, स्टोमक, पित्ता, ये उनके साथ एक जंक्शन में पड़ा होता है। और यहाँ ही आपकी नीचे जुड़ी हुई है, स्टोमक से आगे आ जाएंगे तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जो छोटी आपकी है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो पेंक्रियाटिक जूस है, पेंक्रियाटिक ड्रग से जो मटेरियल आता है वो सारा इसके अंदर गिरता है। अब यहाँ फंक्शन दो है कि पेंक्रियाटिक ड्रग क्या लेके आती है, वो पेंक्रियाटिक जूस लेके आती है जिसमें अमाइलेज होती हैं, लाइपेज होते हैं। लेकिन जो इंसुलिन है वो यहाँ से डायरेक्ट ब्लड में शामिल होती है, पेंक्रियाज से डायरेक्ट ब्लड में चली जाती है। उसका भी फंक्शन हमको ये डक्ट के ज़रिए तो वो एंजाइम्स बाकी जाते हैं, वो बाकी दूसरे हार्मोन्स जाते हैं और ये वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये एक पहले का स्ट्रक्चर आप समझ लें। उसके एक अगली स्लाइड दिखाएं ज़रा। अब ये देखें, अब ये आपको नज़र आ रहा है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन नज़र आ रही है और ये बीच में इधर देखें स्प्लीन की तरफ ऊपर से रास्ता जा रहा है और ये बीच में पेंक्रिया है और पेंक्रिया के अंदर आपको ये गुलाबी कलर के जो है ना फूल से नज़र आ रहे थे। इनको कहते हैं आइसलेट। ये आईलेट हैं, जो आईलेट का इनको कहते हैं। ये जो पॉइंट है आईलेट, यही बेसिकली इनके अंदर ही अल्फा सेल होता है, बीटा सेल होता है और एक ये देखें ये जो फूल की शक्ल में आते हैं ये आईलेट्स हैं। आईलेट के अंदर ही ये अल्फा सेल्स हैं और जो यहाँ से इंसुलिन बनती है और यहाँ से कौन सी दो चीज़ें बनती है, एक इंसुलिन बनती है और एक क्या बनता है, ग्लूकागोन। अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागोन बनाता है एक हार्मोन और बीटा सेल जो है वो इंसुलिन बनाता है। तो इंसुलिन जो है वो शुगर की को बॉडी के अंदर यूटिलाइज कराने का फंक्शन है इसका। एक तो इसका ये फंक्शन है कि ये बॉडी के अंदर जो है ग्लूकोज को यूटिलाइज करे। दूसरा फंक्शन इसका ये भी होता है कि ये फालतू जो आपके पास ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन फॉर्म में कन्वर्ट करके लिवर के अंदर, मसल के अंदर डिफरेंट प्लेस में ये स्टोर कर देता है कि जब भी आपकी बॉडी को ज़रूरत पड़ेगी तो ये वहाँ से कन्वर्ट होकर दोबारा शुगर में, ग्लूकोज में ये यूज़ होगा। और ये जो ग्लूकागॉन है ये इसका एक पैरेलल निज़ाम है। ये इसका काम है शुगर को इंक्रीज करना बॉडी के अंदर। इंसुलिन का काम है डिक्रीज करना। ये आप ध्यान में रखें, इंक्रीज करना ग्लूकागॉन का काम है, डिक्रीज करना इंसुलिन का काम है। इंसुलिन बॉडी के अंदर ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगी, जब यूटिलाइज होगा तो शुगर लेवल कम होगा। अब बॉडी के अंदर जब क्राइसिस कोई आ जाता है, कोई भी क्राइसिस आ जाएगा तो क्या हो, ये जो दूसरा आपका अल्फा सेल है ये देखेगा कि बॉडी के अंदर शुगर की डेफिशिएंसी हो गया है या शुगर की ज़रूरत है तो फ़ौरन ये रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा ब्लड के अंदर। इसका काम क्या है, ये कहीं ना कहीं से खींच के जो मसल में शुगर स्टोर हुई है ग्लाइकोजन में या लिवर में स्टोर हुई है, या बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर वो भी ख़त्म हो गई है तो जो आपके फैट्स होते हैं ना बॉडी के अंदर, उनसे भी खींच के वापस शुगर को ले आती है। जिन लोगों के अंदर जो वीक हो जाते हैं ना, कमज़ोर हो जाते हैं, शुगर में जिनका वजन गिर जाता है, उसमें ये होता है कि ये फैट से फिर शुगर निकालती है। जब फैट से शुगर निकालती है तो क्या होगा, वेट कम हो जाता है। तो ये मतलब जो इंसुलिन यूटिलाइज नहीं हो रही या इंसुलिन बन नहीं रही हो तो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है कि उसने कहीं ना कहीं से ग्लूकोज निकालना है और उसको यूटिलाइज करना है। और ये जो प्रोसेस है ये आपके बॉडी के जनरल सेल्स के अंदर है, पूरी बॉडी के सेल्स के अंदर है।
लेकिन जो आपका ब्रेन है, खुदा ने देखो ब्रेन को इतना प्रोटेक्ट किया है कि जो आपका ब्रेन है उसके अंदर विदाउट इंसुलिन शुगर यूटिलाइज होती है डायरेक्ट। कि कैपिटल को खुदा ने कितना सेव किया है कि उसको इंसुलिन का डिपेंडेंट ही नहीं बनाया, वहां डायरेक्ट ग्लूकोज यूज होगा सेल के अंदर, और यहां जो होगा इंसुलिन के साथ मिलके यूटिलाइज होगा। तो ब्रेन के लिए डायरेक्ट शुगर यूटिलाइज हो जाएगी और बाकी सेल्स के अंदर जो है वो विद द ग्लूकोज। आपको समझ आ गया? अब ये जो पॉइंट्स है ना आपके, ये जो फूल से नजर आए, ये देखें आप इसको, इसने शैडो पे इसके एक रास्ते दिए हुए हैं। ये किसी डक्ट के जरिए नहीं, ये यहां से सिक्रीट होकर बाहर ब्लड में चली जाएगी। मतलब इसको किसी डक्ट की जरूरत नहीं कि खुदा ना, और कई आईलेट्स बने हुए हैं, कई बने हुए हैं कि इतना जबरदस्त मैकेनिज्म है कि एक कोई नाली ना बंद हो जाए ताकि ये डक्ट में कहीं कोई बंदिश आ जाए। इसने डायरेक्ट ही एक्सेस दे दी है उसको, इंसुलिन को ब्लड के अंदर। ये देखे ना कितने बने हुए हैं आईलेट्स कि जो ही ग्लूकोज है, ये नहीं कि नाली में जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कोई देर हो जाए, तो खुदा ने ये क्या किया है कि इसको डायरेक्ट एक्सेस दे दी है। ये जो आईलेट है इनके अंदर ये बनता है, इंसुलिन भी बनती है, ग्लूकोगोन भी बनता है, ये डायरेक्ट एक्सेस ले जाता है। बाकी जो आपके जो दूसरे आपके हार्मोन्स हैं या एंजाइम्स हैं वो इस डक्ट के जरिए, देखें ना ये बड़े बड़े दो आपको गोले से नजर आ रहे हैं, ये जो अपनी सिक्रीशन बनाएंगे ये सीधी डक्ट में डालेंगे और डक्ट जाके नीचे खुलेगी। क्योंकि ये जो आपका पैंक्रियाटिक जूस होता है इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। इसका एक बड़ा फंक्शन ये है कि आपके अंदर जो स्टोमक से एसिड आता है उस एसिड को भी ये अल्कलाइन में ये ट्रांसफ़र करते हैं। ये जो जूस बनता है उस एसिड की भी, क्योंकि आपकी खुराक के लिए मैदे के अंदर तेज़ाब की ज़रूरत होती है कि खाने को उसको हज़म करता है, और साथ उसका ये फंक्शन होता है कि एसिड जो होता है वो बैक्टीरिया को भी किल करता है। तो खुदा ने बैक्टीरिया को स्टोमक के अंदर ही एसिड के ज़रिए किल करवाना है, ठीक है, ताकि वो ब्लड के अंदर ना जाए। वहाँ एक उसने पूरा मैकेनिज्म रखा हुआ है। तो वो एसिडिक जो रिएक्शन आता है, आप सुनते होंगे कि एसिड पीएच लेवल जो है वो कम हो, या वो एक एसिडिक रिएक्शन जब आ जाता है तो एसिडिक रिएक्शन को अल्कलाइन में जो कन्वर्ट करता है वो वहाँ यहाँ से वो जूस जा रहा होता है। ठीक है जी, इतना आपको। अब देखें ना, अल्फा सेल बीटा सेल ये जो बनाते हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड बनाता है। इसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम, इसके अंदर दो सिस्टम है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एंडोक्राइन क्या करेगा, ये बनाता है अल्फा सेल बीटा सेल और इसकी सिक्रीशन बनाता है। और एक्सोक्राइन जो एसिनस है वो क्या बनाता है, आपके जो अमाइलेज है, लाइपेज है, वो जो बाकी चीज़ें जो हैं वो जो इस पेंक्रिया, और पेंक्रिया का बड़ा रोल है आपके डाइजेस्टिव निज़ाम के अंदर, मेटाबॉलिक सिस्टम के अंदर। आगे आगे स्लाइड ले आए। अब इसको ज़रा और बड़ा करके उसने दिखा दिया कि वो ऊपर देखें पेंक्रिया है और उसके अंदर उसने एक डक्ट दिखाई है, वही सारा, फिर वो नीचे आंत है, ये देखें ना। तो ये सारी बेसिकली वही चीज़ें हैं। बेसिकली आपने, इसलिए हम ये स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं कि ये अंदर मैकेनिज्म क्या है, ताकि आप बाज़ दफ़ा सारी खराबियों को जज कर सकें कि कहीं पेंक्रिया के अंदर देखें कैंसर भी हो सकता है, कोई ट्यूमर डेवलप हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। और जब कोई पेंक्रिया के अंदर इन्फेक्शन होगा तो आप टेस्ट कराते हैं जी, माइलेज टेस्ट करा लें जी, लाइपेज का, वो हाई होते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो वो भी इस सारे निज़ाम को डिस्टर्ब करता है। तो काउंटर चेकअप भी बड़ा ज़रूरी होता है। तो बेसिकली आप ये देखें कि एक शुगर को कंट्रोल करना, शुगर को यूटिलाइज करना, शुगर को रेगुलेट करना क्या करता है, इंसुलिन एक चीज़ है, लेकिन इसके काउंटर बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके काउंटर जो है वो ग्लूकागोन भी है। इसके काउंटर करने के लिए आपको एक और निज़ाम भी है जो आपके एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, जिसको एपिनेफ्रीन भी कहते हैं, कॉर्टिसोल भी कहते हैं, वो वहाँ से निकलता है। मतलब ये इसके मुकाबले में और भी बड़े निज़ाम हैं। इसका काम सिर्फ यह है कि शुगर लेवल को कम करना, इंसुलिन को, लेकिन इसके मुकाबले में
जो स्ट्रेस जब बॉडी के अंदर आता है तो दूसरे निज़ाम भी काम करते हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। आगे चलें जी। अब फिर उसने थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया है कि ये हमारी, उसने जो पेंक्रियाटिक जूस डक्ट दिखाई है, ये पेंक्रिया दिखाया है, यहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम बनते हैं और ये फिर जाके पेंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए, ये पेंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए जाते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या है? पेंक्रियाटिक एमाइलेज है, पेंक्रियाटिक लाइपेज है, न्यूक्लियसेज है, प्रोटेसेज है, ट्राइपिसिन है, केमोट्राइपिसिन है, एलिस्टेट है, कार्बो ऑक्सीडेज है। तो ये सारे केमिकल, आपको बेशक इतने नाम अगर नहीं भी याद रखना चाहते तो आप ये करें कि ये जो एंजाइम है ये सारे हमारे डाइजेस्टिव अमल में इसका रोल होता है, और ये इस डक्ट के ज़रिए आपकी छोटी आंत में जाके गिरते हैं। एक उधर से बाइल भी आता है जो आपका पित्ते में स्टोर होता है, बाइल, वो भी आके इसी डक्ट में शामिल होके जाके वो भी बड़ी आंत में गिरता है, जो डाइजेस्टिव अमल होता है। एक पेंक्रिया से आ रहा है मटेरियल आ रहा है, और एक उधर से आपका गॉल ब्लैडर से आ रहा होता है। तो और जो इंसुलिन या ग्लूकागॉन जो वो बनता है, वो डायरेक्टली सिक्रीट होकर ब्लड में चला जाता है, वो इस डक्ट के ज़रिए नहीं आता। एक कॉमन सी बात कि इस डक्ट के ज़रिए वो पेंक्रियाटिक जूस आएगा, और जो इंसुलिन है या ग्लूकागॉन है वो वहाँ से, जो मैंने वो आइलेट्स बनाए थे, वहाँ से वो सिक्रीट करके ब्लड के अंदर चला जाएगा। ठीक है जी, आगे चलें जी। अब इसको थोड़ा बड़ा करो यार, इसको, ये जो राइट वाला है, ये वो आइलेट जो हमने वो आपको मुख्तलिफ छोटे छोटे फूल दिखाए थे ना, ये वो है। इसके देखे बाहर वो एक्सोक्राइन है, जो बाहर वाले फूल हैं, ये एक्सोक्राइन है। ये जो हमने आपको कहा ये जूस बनाते हैं, ये वो बनाते हैं। और इसके अंदर आपने देखे हैं कि ये जो है, ये बीटा सेल है, जो डॉट्स नजर आए लेफ्ट साइड पे, उसने लिखा हुआ है बीटा सेल सेक्रेट, ये इंसुलिन करता है, निकालता है। और ये जो है, एक ऊपर देखें, इसके अंदर एक और कलर का, ये जो है ये थोड़े पिंकिश है, वो डार्क ब्लूइश है, वो ऊपर अल्फा सेल उसने दिखाया हुआ है साथ इस दायरे के अंदर ही, जो सक्रीट करता है कि यहाँ से ये रिलीज होता है। इसका एक अलग फंक्शन है, लेकिन हमारे जो रिलेटेड फंक्शंस हैं वो कौन से हैं? अल्फा सेल है, बीटा सेल है, और उनकी प्रोडक्शन है, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। ठीक हो गया जी। एक्सोक्राइन, ये जो बाज आपको फूल नजर आ रहे हैं, ये बिल्कुल एक्सोक्राइन है। मैंने कहा था इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, इंटरनली एंडोक्राइन है और बाहर वाला एक्सोक्राइन है। इसने क्या बनाना है? ये एसिनल सेल्स है एंड डक्ट सेल्स हैं, ये जो बाहर हैं। एफ सेल है, सिक्रीट द पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स, जो हमने जिनका आगे जिक्र किया, माइलेज हो गया, ये चीज़ हो गई। लेकिन आपने कॉमनली ये समझना है कि हमारा जो मेन रोल है वो यहाँ अल्फा सेल का है, यहाँ बीटा सेल का है, ये सिक्रीट करता है यहाँ पे, और एक जो है शुगर को कंट्रोल करता है, और एक काउंटर सिस्टम खुदा ने यहाँ बना के रखा है जो ग्लूकागॉन रिलीज करता है कि कहीं शुगर को ज़रूरत पड़ जाए बॉडी को, तो ये वहाँ से, क्यों आप शुगर नहीं ले रहे, आपने खाना भी नहीं खाया, आपको शुगर नहीं लेगी, बॉडी को ज़रूरत पड़ गई, तो वो कहाँ से फिर जो स्टोर है वो निकाल के बाहर ले आएगा। ये फास्टिंग जब आदमी होता है तो फास्टिंग में फिर शुगर कहाँ से आती है? ये वो कन्वर्ट होके फिर इधर आ जाती है। जब अब बंदा शुगर ले ही नहीं रहा, तो उसके सर्वाइवल के लिए कुछ अरसे के लिए उसने बॉडी के अंदर स्टोरेज बनाया हुआ है। जैसे आपने घर में गंदम रख ली, कोई स्टोर रख गया, जब क्राइसिस आएगा तो वो आप यूटिलाइज़ करेंगे। तो वो खुदा ने जो फालतू शुगर होती है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे मसल्स के अंदर, लिवर के अंदर ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर करके रखा होता है, और फिर वो भी अगर ख़त्म हो जाए तो जो आपके फैट्स होते हैं उनसे फिर शुगर निकाल के, इसलिए वो कहते हैं कि जब वो शुगर बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाए तो फिर वज़न, बंदे का वज़न गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, अब समझ आ रही है कि वज़न क्यों गिरता है? कि वो फैट्स फिर डिज़ॉल्व होकर शुगर में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं, जो चर्बी होती है, जो लेपर्ड्स होते हैं। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। मैं असल में ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको समझाना है, इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप इस चीज़ को समझते हैं तो बाज़ दफ़ा बहुत सारी दवाइयाँ जब आप पढ़ते हैं
वो को कहता है ये जी फलां जगह पे काम करती है। अब एक दवाई जो पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है, मैं 2-3 साल पहले मैं जब वहाँ से इंग्लैंड से लेके आया था फ्लोरोजीन। अब फ्लोरोजीन को जब आप पढ़ें, हालांकि बोरक ने थेराप्यूटिक्स में लिखी है फ्लोरोजीन, बोरक ने थेराप्यूटिक्स के अंदर फ्लोरोजीन लिखी हुई है, लेकिन फ्लोरोजीन आप पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है किसी स्टोर पे भी, कोई यहाँ लाया ही नहीं किसी को, क्योंकि स्टडी ही नहीं करते लोग। और बोरक में तो थेराप्यूटिक में 5 तो दवाइयाँ उसने लिखी हैं थेराप्यूटिक के अंदर, वो भी नहीं है पूरी यहाँ पे। मतलब कोल्डीन लिखी है तो वो भी यहाँ नहीं है, वो फ्लोरोजीन लिखी है तो वो भी यहाँ नहीं है। तो इसका बड़ा मज़े का फंक्शन है। इसको अगर ये बिल्कुल बनती है एप्पल की जड़ से बनती है फ्लोरोजीन। इसका फंक्शन ये है कि ये बॉडी के अंदर जो फैट्स होते हैं ना, और उस बंदे पे ये काम करती है जहाँ लिवर फैटी हो जाता है, फैट्स हो जाते हैं, और फैटी जनरेशन को ये कम करती है और शुगर को भी कंट्रोल करती है। और जो आगे हम जाके पढ़ेंगे ना टाइप 2 जो डायबिटीज़, उसमें बड़ा रोल है आपका फैट्स की वजह से जो इंसुलिन बॉडी रेजिस्टेंस हो जाती है, तो वो फिर क्या कहते हैं, फैट्स को कम कराते हैं। फैट्स के अंदर से एक केमिकल रिलीज होता है जिसका काम ये होता है कि वो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, और वो इन्फ्लेमेशन जो है वो सेल के अंदर इंसुलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर देती है। वो जाके हम टाइप 2 में पढ़ेंगे इसको। अब ये आपसे मैकेनिज्म, आप पैथोफिजियोलॉजी जो है ग्लूकोज की, आप ये समझें कि मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज का क्या है, कि ग्लूकोज आपकी बॉडी में कैसे बनता है, कैसे यूटिलाइज होता है, कौन कौन से फैक्टर उसको यूटिलाइज कराते हैं। अब ये सेल है, ये 2 सेल उसने दिखाए। अब लेफ्ट वाला देखें जी कि ये क्लोज है, ये इधर से इंसुलिन का ये उसने दिखाया हुआ है, ये आ रहा है, इंसुलिन आ रही है और ये अंदर दाखिल नहीं हो रही, इधर रुकी हुई है, और उधर से जो है ग्लूकोज है वो भी रुका हुआ है। जब इंसुलिन बॉडी के अंदर दाखिल होगी सेल के अंदर, ये देखें ना सेल के अंदर वो रुका हुआ है, तो दोनों चीज़ें रुकी। जब जो ही इंसुलिन इंटर हुई सेल के अंदर, तो ये दूसरी तरफ ग्लूकोज का चैनल भी खुल गया। ये सिंक्रोनाइज किस्म का सिस्टम है। जो ही एक सेल है, सेल के अंदर रिसेप्टर लगे हुए हैं ऊपर बाहर उसकी लेयर पे, वो इंसुलिन को रिसीव करेगा, रिसीव करके अंदर भेजेगा। जो ही इंटर हुआ साथ ही ग्लूकोज के लिए चैनल खुल गया। जैसे आप बाद स्टोरों में जाते हैं ना, आजकल वो सिस्टम है कि टोकन डालेंगे तो आप जो चीज़ रिक्वायर हो आपको मिल जाएगी, जब तक टोकन नहीं जाएगा। तो एन इसी तरह ये बड़ा सेंसरी सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। जो ही रिसेप्टर ने इंसुलिन को रिसीव किया और उसने सेल के अंदर भेजा, साथ ही उसके साथ दूसरा चैनल लगा होता है ग्लूकोज का, वो ओपन हुआ और ग्लूकोज एंटर होगा और वो जाके सेल के अंदर उसने मिलके बर्न कराना था। ये है फंक्शन बेसिकली इंसुलिन। अब इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है उसमें क्या होता है कि ये जो हमारा रिसेप्टर लगा हुआ है जो इंसुलिन को रिसीव करता है, यहाँ ही रेजिस्टेंस आ जाती है कि वो जो केमिकल्स रिएक्शन है फैट से निकल के आ रहा है, साइटोकिनेज, वो आके ना इधर बैठ जाता है, तो वो इंसुलिन को अंदर जाने ही नहीं देता, वो रेजिस्टेंस पैदा कर देता है। जैसे हमने ऑटोइम्यून डिजीज में पढ़ा था, वो रेजिस्टेंस पैदा कर देता है। अब वो रेजिस्टेंस क्या बढ़ेगा तो शुगर अंदर नहीं, इंसुलिन अंदर सेल के नहीं जाएगी। अब इंसुलिन अंदर नहीं जाएगी तो ग्लूकोज कहाँ से अंदर जाएगा? अब ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा तो क्या होगा, वो बर्न नहीं होगा, फिर आपकी सेल की एनर्जी पूरी नहीं होगी, आप वीक हो जाएंगे, बेशुमार मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो जब ये अब होता ये है कि जैसे टाइप 2 है ना, उसमें इंसुलिन तो पीछे से बन रही होती है, या कम बन रही होती है या ज़्यादा बन रही होती है, उसको यहाँ रेजिस्टेंस मिलनी शुरू हो जाती है। अब अगर उसके ब्लड में चेक करेंगे तो ब्लड में इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन इंसुलिन ग्लूकोज भी बहुत बड़ा हुआ है, इंसुलिन भी बहुत बड़ी है। तो परेशान को नहीं है कि इंसुलिन भी बन रही है, पैदा भी हो रही है, ग्लूकोज भी इतना ज़्यादा हो गया है, तो वजह क्या है?
अब उसको आप इंसुलिन लगाते रहे, बेशक लगाते रहे, तो इंसुलिन तो ऑलरेडी ज़्यादा है, इंसुलिन तो ऑलरेडी ज़्यादा है, वो तो यूटिलाइज ही नहीं हो रही। वो यूटिलाइज क्यों नहीं रही कि वो जो रिसेप्टर है जिसने रिसीव करना था वहाँ रेजिस्टेंस आ गई है। मतलब किसी आप जो लोगों को अपने अंदर बुलाना है तो बाहर कोई आ जाते हैं, कोई डाकू आ जाते हैं, कोई चोर आ जाते हैं, कोई फौज आ जाती है, कोई और आ जाता है, तो वो आपको घरों के अंदर दाखिल ही नहीं हो जाए। घरों के अंदर दाखिल आप कैसे जा सकते हैं कि वहाँ रेजिस्टेंस आ गई है। तो ये मैकेनिज्म है कि इंसुलिन इंटर होगी तो ग्लूकोज उसके बाद इंटर होगा, उसके लिए चैनल ओपन होगा, इंटर होगा। आगे चलते हैं जी। ये वही फंक्शन है वो देखें ऊपर इंसुलिन पेंक्रियास से आ रही है, थ्रू ब्लड सर्कुलेशन में दाखिल होगी है, और एक क्या करेगी, ग्लूकोज अपटेक करेगी, ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगी। ये क्या करेगी, इसका और क्या फंक्शन है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगी, प्रोटीन भी बनाएगी। और तीसरा फंक्शन उसने लेफ्ट साइड पे क्या लिखा है, ग्लाइकोजीन्स। ये ग्लाइकोजीन्स के इसको स्टोर भी करेगी। समझ आया, एक ग्लूकोज को अपटेक करेगी, उसको यूटिलाइज करेगी, प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगी, प्रोटीन बनाएगी इंसुलिन, और क्या करेगी, इसको कन्वर्ट। अब इधर इंसुलिन और आई तो ये हार्ट में क्या करेगी, ग्लूकोज अपटेक करेगी, उसमें यूटिलाइज करेगी, प्रोटीन सिंथेसाइज, कार्डियो प्रोटेक्शन देगी। ये भी इसका काम है कि हार्ट को प्रोटेक्शन देगी। समझ आएगी ये जी। ये लेफ्ट साइड पे उसने क्या किया कि स्केलेटल मसल में जाके क्या फंक्शन उसने किया, ग्लूकोज को यूज किया, प्रोटीन वहां बनाई, और फिर उसको वहां स्टोर भी कर दिया शुगर को। ठीक हो गया। अब अगला हार्ट में वो क्या करेगी, इंसुलिन आई, ग्लूकोज यूटिलाइज कराया उसने, प्रोटीन बनाई, वो क्या है, वो लिखा हुआ है ग्लूकोज प्रोडक्शन डिक्रीज। सिर्फ इंसुलिन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और बाकी उसके पैरेलल जो ग्लूकोज को बढ़ाने वाले निजाम है वो कितने हैं, थोड़ा सा पीछे करें। वो ग्लूकोगान भी है, वो एपिनेफ्रिन भी है और नॉन एपिनेफ्रिन भी है, वो कार्टिसोल भी है जो आपका स्टीरॉइड होता है, और ग्रोथ हार्मोन जो ब्रेन से आ रहा है पिट्यूटरी से, उसका भी काम ये है कि वो जब क्राइसिस आते हैं तो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं, वो भी इसको ना शुगर को बढ़ा देता है। तो इसके में अंदर पिट्यूटरी का भी फंक्शन है कि वो ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, वो भी शुगर निकाल के बाहर लाएगा। जैसे ना हंगामी हालात हो गई हैं जनाब, फौज भी लग गई, पुलिस भी लग गई, सिविल भी लोग लग पे, दौड़ पे जी, जलजला आ गया, फ्लड आ गया, सारे भागने शुरू हो जाते हैं। आम रूटीन में तो इंसुलिन इसका रेगुलेटर है, इसको कंट्रोल करता है, लेकिन वो कहता है बॉडी के अंदर क्राइसिस हो गया, फूड की कमी होगी, ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ी है, तो ये उसके मुकाबले में 1 2 3 4 5 और चीज़ें हैं जो उसके मुकाबले में काम कर रही हैं। तो शुगर के पीछे आप इंसुलिन के पीछे पड़े रहेंगे तो ये बाकियों को कौन कंट्रोल करेगा। यो शुगर उसी बंदे की शुगर ठीक ही नहीं होती जिसको आप काउंटर जो सिस्टम है उसको आप एड्रेस ही नहीं कर रहे। मतलब इस लेक्चर के देने का मकसद ये है कि आपको सिर्फ इंसुलिन के पीछे नहीं पड़ना, आप सिर्फ बीटा सेल के पीछे मत पड़े, बीटा सेल की भी देखें कि वो काम कर रहा है नहीं, इसका तो काउंटर जो सिस्टम काम कर रहा है जिसने शुगर का, उसका काम ही शुगर बढ़ाना है। वो कब करेगा, आपका किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है, किसी सदमे में चला जाता है, कोई टेंशन में चला जाता है, बॉडी क्राइसिस में चली जाती है, तो ये सारे सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे। इनका शुगर लेवल नीचे ही नहीं आने देना जब तक वो क्राइसिस नहीं खत्म होगा। आपने सारी टीमों को फ्लड आ गया,
अब फ्लड जब तक खत्म नहीं होगा, जो रेस्क्यू टीमें वो तो रोड पे चढ़ी हुई हैं, उनका क्या करें, धड़ाधड़ सामान लाई जा रहे हैं, मटेरियल जा रहे हैं, लोगों के लिए खाने के खुराक, कोई रास्ते खो रहे, वो तो रोडों पे चढ़े, उन्होंने अपना फंक्शन शुरू किया हुआ है। उनका फंक्शन खत्म होगा तो नॉर्मल लाइफ शुरू होगी ना। तो क्राइसिस की लाइफ है। रेस्क्यू जा रही है, रेस्क्यू क्या काम है, कहाँ करो जी, बंदे खुराक इनको नहीं मिल रही, वो जी वहाँ से खुराक गट्ठी हो जाता है ना, जलजला हो गया, कुछ सैलाब आ गया तो लोग गट्ठे शुरू हो जाते हैं उठ के आपके, वो यार कोई कंबल ढूंढ रहा है गठा कर रहा है, कोई खुराक गट्ठी कर रहा है, कोई पानी गठा कर रहा है। तो ये बॉडी आपकी जब आपकी हर वक्त क्राइसिस में पड़ी हुई है, हर वक्त क्राइसिस में पड़ी हुई है। क्या उसको टेंशन है, उसको सदमा है, उसको ग्रीफ है, उसको इंजरी है, उसको चोट है, तो वो तो क्राइसिस में पड़ी है। तो रेस्क्यू टीमें तो सारी मार्केट में आई हुई हैं। इनका क्या काम है, इन्होंने शुगर को बढ़ाए रखना है। तो स्ट्रेस के लिए हमें स्ट्रेस की दवाइयाँ, इंजरी की उसको दवाइयाँ दें, ताकि वो क्राइसिस को भी साथ हम कंट्रोल करें। हम सिर्फ शुगर के पीछे मत पड़ जाएंगे, इंसुलिन को ही हमने कंट्रोल करना है। और जब वो आप काउंटर जो सिस्टम वर्क कर रहा है उसको जब आप कंट्रोल करेंगे, उसकी असेसमेंट बड़ी ज़रूरी है। हमने बेशुमार लोगों को इग्नेशिया दे दे के, तो हमने इग्नेशिया दे ही, एसिड फास, ये स्टेफिस एगेरिया, कास्टिकम, ये सारी स्ट्रेस वाली दवाइयाँ हैं ना। बॉडी में इंजरी होगी, आपने अर्निका दे दी, आपने हेड इंजरी होगी, आपने नेट्रम सेल दे दी, हाइपेरिकम दी, आप वो बॉडी का स्ट्रेस लेवल आपने ख़त्म करना है। ये काउंटर जो निज़ाम चल रहा है, आपकी तो इंसुलिन की प्रोडक्शन भी सही है, उसकी यूटिलाइजेशन भी ठीक हो रही है, कोई उसको रेजिस्टेंस भी नहीं मिल रही, फिर भी शुगर बढ़ रही है। तो क्यों बढ़ रही है भाई, काउंटर निज़ाम एक्टिवेट हुआ हुआ है। ठीक है जी। तो ये अब देखें ना, वो आगे तीसरी पे उसने इंसुलिन का काम करना, डिक्रीज करना, ग्लूकोज प्रोडक्शन को डिक्रीज करना, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करना, यूटिलाइजेशन को ये बाकी सारे जो हैं ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं यूटिलाइजेशन को। उसमें देखें वो कहता है लाइपोलाइसिस का क्या मकसद है, कि जो फैट्स टूट रहा है उसको ये डिक्रीज करेगा, उस अमल को डिक्रीज करेगी इंसुलिन, कि उसको टूटने नहीं देगी। और बाकी सारे क्या करें, उसको इंक्रीज करा रहे हैं, उसको तोड़ के ला रहे हैं शुगर वापस, सेल के अंदर तोड़ के ला रहा है, फैट्स के अंदर से तोड़ के ला रहा है, लिवर के अंदर स्टोर पर उसको तोड़ के, बाकी सारे जो है ना उसके अपोजिट काम कर रहे हैं। हो गया जी ठीक। ये चार्ट भी बड़ा आम है कि एक इंसुलिन सब यूटिलाइज करें और बाकी सारे उसके पैरेलल निज़ाम काम करें। और इस पैरेलल जो निज़ाम है, जो काउंटर सिस्टम है, जो शुगर की उसका काम यह है कि बॉडी के अंदर शुगर को बढ़ाना, यार उसको भी तो ठीक करने की कोशिश करो ना। ठीक है जी। कुछ चीज़ें आपको क्योंकि ये ग्लूकोज का मेटाबॉलिक सिस्टम जब तक आप नहीं समझेंगे, आप और शुगर इस वक्त दुनिया में हर तीसरे चौथे बंदे को शुगर है, दूसरे बंदे को शुगर है, इतनी शुगर है। और वो बहुत ज़्यादा पैंक्रिया की खराबी भी है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा ये दूसरी खराबियाँ हैं, उससे ज़्यादा कई दूसरी खराबी। आगे चलें जी, आगे चलें यार। अब एक और सिस्टम है, उसने बताया कि एप्थैलमस से एक हार्मोन रिलीज होता है, वो पैंक्रिया पे आता है, उसको स्टिमुलेट करता है, वहाँ बीटा सेल अल्फा सेल पड़ा है, और वो इंसुलिन बनाता है, वो ग्लूकोज बनाता है। ये एक सिस्टम अलग काम कर रहा है, देखा ना। वो आप एपोथैलमस उसने दिखाया है, वो देखें बीटा सेल पैंक्रिया के अंदर, बीटा सेल इनको स्टिमुलेट कर रहा है, ये इंसुलिन बना रहा है और ये ग्लूकोज बना रहा है। इससे राइट पे ले जाएं, राइट पे ले जाएं, वहाँ से एक हार्मोन रिलीज हो रहा है,
जो सीधा जाके काम करता है किस पे, एड्रिनल ग्लैंड पे। ये एप्थैलेमस से एक हार्मोन रिलीज हो रहा है जो क्या करता है मेडुला पे और कॉर्टेक्स पे, और वहाँ जो है वो जो हार्मोन्स बनते हैं, कार्टिसोल्स बन रहा है और एड्रिनल जो ग्लैंड्स के बाकी हार्मोन्स बन रहे हैं जिसमें एपिनेफ्रीन वगैरह ये बन रहे हैं, एड्रिनलीन बनती है वहाँ पे, जिसको नेफ्रीन एपिनेफ्रीन भी कहते हैं, ये वो बना रहा है। अब उधर देखें कि वहाँ एप्थैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड्स को एक हार्मोन रिलीज हो रहा है और वो पिट्यूटरी ग्लैंड वहाँ से एसीटीएच किसको दे रहा है, कॉर्टेक्स को दे रहा है, मेडुला को दे रहा है, और वो जो है कार्टिसोल बना रहा है, और ये ग्रोथ हार्मोन भी डायरेक्ट वहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड से ये एक्ट कर रहा है और ये ग्रोथ हार्मोन बन रहा है। तो ये सारे जो बाकी सिस्टम है ये आपके क्या कर रहे हैं, ये ब्लड के शुगर को इंक्रीज करने का इनका रोल है। और ये दोबारा से एक और उसने आपको चार्ट बना के दिखाया है कि इस अमल को बार बार इसको इसलिए दिखाने का मकसद है कि आपके जहन में व्यवस्था हो जाए, खुब जाए। एक इंसुलिन है और उसके मुकाबले में 3-4 निज़ाम और काम कर रहे हैं, और उसी सेल के उसी पैंक्रिया के अंदर ग्लूकागॉन बन रहा है जो शुगर को बढ़ा रहा है, एक शुगर को कम कर रहा है, एक शुगर को बढ़ा रहा है। फिर एड्रेनल ग्लैंड है, वो क्या कर रहा है, वो भी शुगर को रेगुलेट कर रहा है, बढ़ा रहा है, और उसके अंदर जो चीज़ें निकल रही हैं जैसे एपिनेफ्रीन निकल रही है, कार्टिसोल रुका है, स्टेरॉइड जो वो शुगर को बढ़ा रहे हैं। ठीक हो गया जी। और फिर एक और आपका एलिमेंट है जो पिट्यूटरी से आता है जिसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, वो भी शुगर को बढ़ाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं।